नमस्कार। कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित सुप्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता, अध्याय 3। वह नाजुक औरत जिसके हाथ में किताब है और जो सब औरतों के आगे आगे आ रही है। कौन और कहाँ की रहने वाली है, जब तक यह न मालूम हो जाए तब तक हम उसको वन कन्या के नाम से लिखेंगे। धीरे धीरे चलकर वन कन्या जब उन पेड़ों के पास पहुंची जिधर आड़ में कुंवर वीरेंद्र सिंह और फतेह सिंह छिपे खड़े थे, तो ठहर गई और पीछे फिर के देखा। इसके साथ एक और जवान, नाजुक तथा चंचल औरत अपने हाथ में एक तस्वीर लिए हुए चल रही थी, जो वनकन्या को अपनी तरफ देखते देख आगे बढ़ाई। वनकन्या ने अपनी किताब उसके हाथ में दे दी और तस्वीर उससे ले ली। तस्वीर की तरफ देख लंबी सांस ली, साथ ही आंखें डबडबाई, बल्कि कई बूंद आंसुओं की भी गिर पड़ी। इस बीच में कुमार की निगाह भी उसी तस्वीर पर जा पड़ी। एकटते देखते रहे और जब वनकन्या बहुत दूर निकल गई तब फतेह सिंह से बातचीत करने लगे। कुमार, क्यों फतेह सिंह, यह कौन है, कुछ जानते हो? फतेह सिंह, मैं कुछ भी नहीं जानता, मगर इतना कह सकता हूं कि किसी राजा की लड़की है। कुमार, यह किताब जो इसके हाथ में है जरूर वही है जो मुझको तिलिस्म से मिली थी, जिसको शिवदत्त के अयारों ने चुराया था, जिसके लिए तेज सिंह और बद्रीनाथ में बदाबदी हुई और जिसकी खोज में हमारे अयार लगे हुए हैं। फतेह सिंह, मगर फिर वह किताब इसके हाथ कैसे लगी? कुमार, इसका तो ताज्जुब हुआ है, मगर इससे भी ज्यादा ताज्जुब की एक बात और है, शायद तुमने ख्याल नहीं किया। फतेह सिंह, नहीं, वह क्या? कुमार, वह तस्वीर भी मेरी ही है जिसको बगल वाली औरत के हाथ से उसने लिया था। फतेह सिंह, ये तो आपने और भी आश्चर्य की बात सुनाई। कुमार, मैं तो अजब हैरानी में पड़ा हूं, कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या मामला है। अच्छा चलो पीछे पीछे देखें, ये सब जाति कहाँ है? फतेह सिंह, चलिए। कुमार और फतेह सिंह उसी तरफ चले जिधर वे औरतें गई थीं। थोड़ी ही दूर गए होंगे कि पीछे से किसी ने आवाज दी। फिर के देखा तो तेज सिंह पर नजर पड़ी। ठहर गए। जब पास पहुंचे उन्हें घबराए हुए और बदहोशो हवास देखकर पूछा, क्यों, क्या है जो ऐसी सूरत बनाए हो? तेज सिंह ने कहा, है क्या, बस हम आपसे जिंदगी भर के लिए जुदा होते हैं। इससे ज्यादा न बोल सके। गला भराया, आंखों से आंसुओं की बूंदें टपाटप गिरने लगीं। तेज सिंह की अधूरी बात सुन और उनकी ऐसी हालत देख कुमार भी बेचैन हो गए, मगर यह कुछ भी न जान पड़ा कि तेज सिंह के इस तरह बेदिल होने का क्या सबब है। फतेह सिंह से इनकी यह दशा देखी न गई। अपने रूमाल से दोनों की आंखें पोंछीं। इसके बाद तेज सिंह से पूछा, आपकी ऐसी हालत क्यों हो रही है? कुछ मुंह से तो कहिए, क्या सबब है जो जन्म भर के लिए आप कुमार से जुदा होंगे? तेज सिंह ने अपने को संभाल कर कहा, तिलिस्मी किताब हम लोगों के हाथ न लगी और न मिलने की कोई उम्मीद है, इसलिए अपने कॉल पर सिर मुंडा के निकल जाना पड़ेगा। इसका जवाब कुंवर वीरेंद्र सिंह और फतेह सिंह कुछ दिया ही चाहते थे कि देवी सिंह और पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी भी घूमते हुए आ पहुंचे। ज्योतिषी जी ने पुकार कर कहा, तेज सिंह, घबराइए मत। अगर आपको किताब न मिली तो उन लोगों के पास भी ना रही। जो मैंने पहले कहा था वही हुआ। उस किताब को कोई तीसरा ही ले गया। अब तेज सिंह का जी कुछ ठिकाने हुआ। कुमार ने कहा, वाह खूब, आप भी रोए और मुझको भी रुलाया। जिसके हाथ में किताब पहुंची उसे मैंने देखा, मगर उसका हाल कहने का कुछ मौका तो मिला नहीं। तुम पहले से ही रोने लगे। इतना कह के कुमार ने उस तरफ देखा जिधर वे औरतें गई थीं, मगर कुछ दिखाई न पड़ा। तेज सिंह ने घबरा कर कहा, आपने किसके हाथ में किताब देखी? वह आदमी कहाँ है? कुमार ने जवाब दिया, मैं क्या बताऊं कहाँ है, चलो उस तरफ शायद दिखाई दे जाए। हाय, विपद पर विपद बढ़ती ही जाती है। आगे आगे कुमार तथा पीछे पीछे तीनों अयार और फतेह सिंह उस तरफ चले जिधर वे औरतें गई थीं, मगर तेज सिंह, देवी सिंह और ज्योतिषी जी हैरान थे कि कुमार किसको खोज रहे हैं। वह किताब किसके हाथ लगी है, या जब देखा ही था तो छीन क्यों न लिया? कई दफा चाहा कि कुमार से इन बातों को पूछें, मगर उनको घबराए हुए इधर उधर देखते, लंबी लंबी सांसें लेते देख तेज सिंह ने कुछ न पूछा। पहर भर तक कुमार ने चारों तरफ खोजा, मगर फिर उन औरतों पर निगाह न पड़ी। आखिर आंखें डबडबाई और एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तेज सिंह ने पूछा, आप कुछ खुलासा कहिए भी तो कि क्या मामला है? कुमार ने कहा, अब इस जगह कुछ न कहेंगे, लश्कर में चलो, फिर जो कुछ है सुन लेना। सब कोई लश्कर में पहुंचे। कुमार ने कहा, पहले तिलिस्मी खंडहर में चलो, देखें बद्रीनाथ की क्या कैफियत है। यह कहकर खंडहर की तरफ चले। अय्यार सब पीछे पीछे रवाना हुए। खंडहर के दरवाजे के अंदर पैर रखा ही था कि सामने से पंडित बद्रीनाथ, पन्नालाल वगैरह आते दिखाई पड़े। कुमार, यह देखो, वह लोग इधर ही चले आ रहे हैं, मगर हैं, यह बद्रीनाथ छूट कैसे गए? तेज सिंह, बड़े ताज्जुब की बात है।
देवी सिंह, कहीं किताब उन लोगों के हाथ तो नहीं लग गई? अगर ऐसा हुआ तो बड़ी मुश्किल होगी। फतेह सिंह, इससे निश्चिंत रहो, वह किताब इनके हाथ अब तक नहीं लगी। हाँ, आगे मिल जाए तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर हुई है, वह दूसरे के हाथ में देखी जा चुकी है। इतने में बद्रीनाथ वगैरह पास आ गए। पन्नालाल ने पुकार के कहा, क्यों तेज सिंह, अब तो हार गए ना? तेज सिंह, हम क्यों हारे? बद्रीनाथ, क्यों नहीं हारे? हम छूट भी गए और किताब भी न दी। तेज सिंह, किताब तो हम पा गए, तुम चाहे अपने आप छूटो या मेरे छुड़ाने से छूटो, किताब पाना ही हमारा जीतना हो गया। अब तुमको चाहिए कि महाराज शिवदत्त को छोड़कर कुमार के साथ रहो। बद्रीनाथ, हमको वह किताब दिखा दो, हम अभी ताबेदारी कबूल करते हैं। तेज सिंह, तो तुम ही क्यों नहीं दिखा देते? जब तुम्हारे पास नहीं तो साबित हो गया कि हम पा गए। बद्रीनाथ, बस बस, हम बेफिक्र हो गए। तुम्हारी बातचीत से मालूम हो गया कि तुमने किताब नहीं पाई और उसे कोई तीसरा ही उड़ा ले गया। अभी तक हम डरे हुए थे। देवी सिंह, फिर आखिर हारा कौन, ये भी तो कहूं। बद्रीनाथ, कोई भी नहीं हारा। कुमार, अच्छा ये तो कहो तुम छूटे कैसे? बद्रीनाथ, बस ईश्वर ने छुड़ा दिया, जानबूझ के कोई तरकीब नहीं की गई। पन्नालाल ने उसके सिर पर एक लकड़ी रखी, उस पत्थर के आदमी ने मुझको छोड़ लकड़ी पकड़ी, बस मैं छूट गया। उसके हाथ में वह लकड़ी अभी तक मौजूद है। कुमार, अच्छा हुआ, दोनों की ही बात रह गई। बद्रीनाथ, कुमार, मेरा जी तो चाहता है कि आपके साथ रहूं, मगर क्या करूं? नम कहरामी नहीं कर सकता, कोई तो सबब होना चाहिए। अब मुझे आज्ञा हो तो विदा हूं। कुमार, अच्छा जाओ। ज्योतिषी, अच्छा हमारी तरफ नहीं होते तो न सही, मगर अय्यारी तो बंद करो। तेज सिंह, वाह ज्योतिषी जी, आखिर वेद पाठी ही रहे। अय्यारी से क्या डरना, ये लोग जितना जी चाहें जोर लगा लें। पन्नालाल, खैर देखा जाएगा, अभी तो जाते हैं। जय माया की। तेज सिंह, जय माया की। बद्रीनाथ वगैरह वहां से चले गए। फिर कुमार भी तिलिस्म में न गए और अपने डेरे में चले आए। रात को कुमार के डेरे में सब अय्यार और फतेह सिंह इकट्ठे हुए। दरबानों को हुक्म दिया कि कोई अंदर न आने पाए। तेज सिंह ने कुमार से पूछा, अब बताइए, किताब किसके हाथ में देखी थी? वह कौन है? और आपने किताब लेने की कोशिश क्यों नहीं की? कुमार ने जवाब दिया, यह तो मैं नहीं जानता कि वह कौन है, लेकिन जो भी हो, अगर कुमारी चंद्रकांता से बढ़ के नहीं है तो किसी तरह कम भी नहीं है। उसके हुस्न ने मुझे उससे किताब छीनने न दी। तेज सिंह, ताज्जुब से, कुमारी चंद्रकांता से और उस किताब से क्या संबंध? खुलासा कहिए तो कुछ मालूम हो। कुमार, क्या कहें, हमारी तो अजब हालत है। ऊंची सांस लेकर चुप ही रहे। तेज सिंह, आपकी विचित्र ही दशा हो रही है, कुछ समझ में नहीं आता। फतेह सिंह की तरफ देख के, आप तो इनके साथ थे, आप ही खुलासा हाल कहिए। यह तो 12 दफा लंबी सांस लेंगे तो 1.5 बात कहेंगे। जगह तो इनको इश्क पैदा होता है, एक बला से छूटे नहीं, दूसरी खरीदने को तैयार हो गए। फतेह सिंह ने सब हाल खुलासा कह सुनाया। तेज सिंह बहुत हैरान हुए कि वह कौन थी और उसने कुमार को पहले कब देखा, कब आशिक हुई और तस्वीर कैसे उतरवा मंगाई। ज्योतिषी जी ने कई दफा रमल फेंका मगर खुलासा हाल मालूम न हो सका। हाँ, इतना कहा कि किसी राजा की लड़की है। आधी रात तक सब कोई बैठे रहे मगर कोई काम न हुआ। आखिर यह बात ठहरी कि जिस तरह बने उन औरतों को ढूंढना चाहिए। सब कोई अपने डेरे में आराम करने चले गए। रात भर कुमार को वन कन्या की याद ने सोने न दिया। कभी उसकी भोली भाली सूरत याद करते, कभी उसकी आंखों से गिरे हुए आंसुओं के ध्यान में डूबे रहते। इसी तरह करवटें बदलते और लंबी सांस लेते रात बीत गई, बल्कि घंटा भर दिन चढ़ाया, पर कुमार अपने पलंग पर से न उठे। तेज सिंह ने आकर देखा तो कुमार चादर से मुंह लपेटे पड़े हैं। मुंह की तरफ का बिल्कुल कपड़ा गीला हो रहा है। दिल में समझ गए कि वन कन्या का इश्क पूरे तौर पर असर कर गया है। इस वक्त नसीहत करना भी उचित नहीं। आवाज दी, आप सोते हैं या जागते हैं? कुमार मुंह खोलकर, नहीं जागते तो हैं। तेज सिंह, फिर उठे क्यों नहीं? आप तो रोज सवेरे ही स्नान पूजा से छुट्टी कर लेते हैं, आज क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, कहते हुए कुमार उठ बैठे। जल्दी जल्दी स्नान से छुट्टी पाकर भोजन किया। तेज सिंह वगैरह इनके पहले ही सब कामों से निश्चित हो चुके थे। उन लोगों ने भी कुछ भोजन कर लिया और उन औरतों को ढूंढने के लिए जंगल में जाने को तैयार हुए। कुमार ने कहा, हम भी चलेंगे। सभी ने समझाया कि आप चलकर क्या करेंगे, हम लोग पता लगाते हैं, आपके चलने से हमारे काम में हर्ज होगा। मगर कुमार ने कहा, कोई हर्ज ना होगा, हम फतेह सिंह को अपने साथ लेते चलते हैं। तुम्हारा जहां जी चाहे घूमना, हम उसके साथ इधर उधर फिरेंगे। तेज सिंह ने फिर समझाया कि कहीं शिवदत्त के अय्यार लोग आपको धोखे में न फंसा लें, मगर कुमार ने एक मानी। आखिर लाचार होकर कुमार और फतेह सिंह को साथ ले जंगल की तरफ रवाना हुए। थोड़ी दूर घने जंगल में जाकर
उन लोगों को एक जगह बैठा कर तीनों अय्यार अलग अलग उन औरतों की खोज में रवाना हुए। अय्यारों के चले जाने पर कुंवर वीरेंद्र सिंह फतेह सिंह से बातें करने लगे, मगर सिवाय वन कन्या के कोई दूसरा जिक्र कुमार की जुबान पर न था। कुंवर वीरेंद्र सिंह बैठे फतेह सिंह से बातें कर रहे थे कि एक मालिम, जो जवान और कुछ खूबसूरत भी थी, हाथ में जंगली फूलों की डाली लिए कुमार के बगल से इस तरह निकली जैसे उसको यह मालूम नहीं कि यहाँ कोई है। मुंह से कहती जाती थी, आज जंगली फूलों का गहना बनाने में देर हो गई, जरूर कुमारी खफा होंगी, देखें क्या दुर्दशा होती है। इस बात को दोनों ने सुना। कुमार ने फतेह सिंह से कहा, मालूम होता है ये उन्हीं की मालिन है, इसको बुला के पूछो तो सही। फतेह सिंह ने आवाज दी। उसने चौंक कर पीछे देखा। फतेह सिंह ने हाथ के इशारे से फिर बुलाया। वह डरती कांपती उनके पास आ गई। फतेह सिंह ने पूछा, फूलों के गहने किसके वास्ते लिए जा रही है? उसने जवाब दिया, मैं मालिन हूं, यह नहीं कह सकती कि किसके यहाँ रहती हूं और ये फूल के गहने किसके वास्ते ले जाती हूं। आप मुझको छोड़ दें, मैं बड़ी गरीब हूं, मेरे मारने से कुछ हाथ न लगेगा, हाथ जोड़ती हूं, मेरी जान मत लीजिए। ऐसी ऐसी बातें कह मालिन रोने और गिड़गिड़ाने लगी। फूलों की डलियां आगे रखी हुई थी जिनकी तेज खुशबू फैल रही थी। इतने में एक नकाबपोश वहां आ पहुंचा और कुमार की तरफ मुंह करके बोला, आप इसके फेर में न पड़े, ये अय्यार है, अगर थोड़ी देर और फूलों की खुशबू दिमाग में चढ़ेगी तो आप बेहोश हो जाएंगे। उस नकाबपोश ने इतना कहा ही था कि वह मालिन उठकर भागने लगी, मगर फतेह सिंह ने झट हाथ पकड़ लिया। सवार उसी वक्त चला गया। कुमार ने फतेह सिंह से कहा, मालूम नहीं सवार कौन है और मेरे साथ यह नेकी करने की उसको क्या जरूरत थी। फतेह सिंह ने जवाब दिया, इसका हाल मालूम होना मुश्किल है, क्योंकि वह खुद अपने को छिपा रहा है। खैर, जो हो यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं, देखिए अगर यह सवार न आता तो हम लोग फंस ही चुके थे। कुमार ने कहा, तुम्हारा यह कहना बहुत ठीक है, खैर अब चलो और इसको अपने साथ लेते चलो, वहां चलकर पूछ लेंगे कि यह कौन है। जब कुमार अपने खेमे में फतेह सिंह और उस अय्यार को लिए हुए पहुंचे तो बोले, अब इससे पूछो इसका नाम क्या है। फतेह सिंह ने जवाब दिया, भला यह ठीक ठीक अपना नाम क्यों बताएगा, देखिए मैं अभी मालूम किए लेता हूं। फतेह सिंह ने गर्म पानी मंगवाकर उस अय्यार का मुंह धुलाया। अब साफ पहचाने गए कि यह पंडित बद्रीनाथ है। कुमार ने पूछा, क्यों अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए? बद्रीनाथ ने जवाब दिया, जो मुनासिब हो कीजिए। कुमार ने फतेह सिंह से कहा, इनकी तुम हिफाजत करो, जब तेज सिंह आएंगे तो वही इनका फैसला करेंगे। यह सुन फतेह सिंह बद्रीनाथ को ले अपने खेमे में चले गए। शाम को बल्कि कुछ रात बीते तेज सिंह, देवी सिंह और ज्योतिषी जी लौट कर आए और कुमार के खेमे में गए। उन्होंने पूछा, कहूं कुछ पता लगा? तेज सिंह, कुछ पता न लगा, दिन भर परेशान हुए मगर कोई काम न चला। कुमार ऊंची सांस लेकर, फिर अब क्या किया जाएगा? तेज सिंह, किया क्या जाएगा, आजकल में पता लगेगा ही। कुमार, हमने भी एक अय्यार को गिरफ्तार किया है। तेज सिंह, है किसको, वह कहाँ है? कुमार, फतेह सिंह के पहरे में है, उसको बुला के देखो कौन है। देवी सिंह को भेजकर फतेह सिंह को मैं अय्यार के बुलवाया। जब बद्रीनाथ की सूरत देखी तो खुश हो गए और बोले, क्यों, अब क्या इरादा है? बद्रीनाथ, जो पहले था वही अब भी है। तेज सिंह, अब भी शिवदत्त का साथ छोड़ोगे या नहीं? बद्रीनाथ, महाराज शिवदत्त का साथ क्यों छोड़ने लगे? तेज सिंह, तो फिर कैद हो जाओगे। बद्रीनाथ, चाहे जो हो। तेज सिंह, यह न समझना कि तुम्हारे साथी लोग छुड़ा ले जाएंगे, हमारा कैद खाना ऐसा नहीं है। बद्रीनाथ, उस कैद खाने का हाल भी मालूम है, वहां भेजो भी तो सही। देवी सिंह, वाह रे निडर। तेज सिंह ने फतेह सिंह से कहा, इनके ऊपर सख्त पहरा मुकर्रर कीजिए, अब रात हो गई है, कल इनको बड़े घर पहुंचाया जाएगा। फतेह सिंह ने अपने मातहत सिपाहियों को बुलाकर बद्रीनाथ को उनके सुपुर्द किया। इतने ही में चौबदार ने आकर एक खत उनके हाथ में दिया और कहा कि एक नकाबपोश सवार बाहर हाजिर है, जिसने यह खत राजकुमार को देने के लिए दिया है। तेज सिंह ने लिफाफे को देखा, यह लिखा हुआ था, कुंवर वीरेंद्र सिंह जी के चरण कमलों में। तेज सिंह ने कुमार के हाथ में दिया। उन्होंने खोल कर पढ़ा, बरवा सुख संपत्ति सब त्याग्यो जिनके हित, वे निर्मोही ऐसे सुधियो न लेत राज छोड़ बंजोगी, बासम रमाए विरह नल की धूनी तापत हाय। कोई वियोगिनी पढ़ते ही आंखें डबडबाई बंधे गले से अटक कर बोले, उसको अंदर बुलाओ, जो खत लाया है। हुक्म पाते ही चौबदार उस नकाबपोश सवार को लेने बाहर गया, मगर तुरंत वापस आकर बोला, वह सवार तो मालूम नहीं कहाँ चला गया। इस बात को सुनते ही कुमार के जी को कितना दुख हुआ वे ही जानते होंगे। वह खत तेज सिंह के हाथ में दिया। उन्होंने भी पढ़ा, इसके पढ़ने से मालूम होता है यह खत उसी ने भेजा है जिसकी खोज में दिन भर हम लोग हैरान हुए, और यह तो साफ ही है कि वह भी आपकी मोहब्बत में डूबी हुई है, फिर आपको इतना रंज न करना चाहिए। कुमार ने कहा,
इस खत ने तो इश्क की आग में घी का काम किया। उसका ख्याल और भी बढ़ गया, घट कैसे सकता है। खैर, अब जाओ तुम लोग भी आराम करो, कल जो कुछ होगा देखा जाएगा। कल रात से आज की रात कुमार को और भी भारी गुजरी। बार बार उस बरवे को पढ़ते रहे। सवेरा होते ही उठे, स्नान पूजा कर जंगल में जाने के लिए तेज सिंह को बुलाया। वे भी आए। आज फिर तेज सिंह ने मना किया, मगर कुमार ने न माना। तब तेज सिंह ने उन तिलिस्मी फूलों में से गुलाब का फूल पानी में घिसकर कुमार और फतेह सिंह को पिलाया और कहा कि अब जहां जी चाहे घूमिए, कोई बेहोश करके आपको नहीं ले जा सकता। हाँ, जबरदस्ती पकड़ ले तो मैं नहीं कह सकता। कुमार ने कहा, ऐसा कौन है जो मुझको जबरदस्ती पकड़ ले। पांचों आदमी जंगल में गए। कुछ दूर कुमार और फतेह सिंह को छोड़ तीनों अय्यार अलग अलग हो गए। कुंवर वीरेंद्र सिंह फतेह सिंह के साथ इधर उधर घूमने लगे। घूमते घूमते कुमार बहुत दूर निकल गए। देखा कि दो नकाबपोश सवार सामने से आ रहे हैं। जब कुमार से थोड़ी दूर रह गए तो एक सवार घोड़े पर से उतर पड़ा और जमीन पर कुछ रख के फिर सवार हो। कुमार उसकी तरफ बढ़े। जब पास पहुंचे तो वे दोनों सवार यह कह के चले गए कि इस किताब और फत को ले लीजिए। कुमार ने पास जाकर देखा तो वही तिलिस्मी किताब नजर पड़ी। उसके ऊपर एक खत और बगल में कलम, दवात और कागज भी मौजूद पाया। कुमार ने खुशी खुशी उस किताब को उठा लिया और फतेह सिंह की तरफ देख के बोले, यह किताब देकर दोनों सवार चले। क्यों गए सो कुछ समझ में नहीं आता, मगर बोली से मालूम होता है कि वह सवार औरत है जिसने मुझे किताब उठा लेने के लिए कहा। देखें खत में क्या लिखा है। यह कह फत खोल पढ़ने लगे। यह लिखा था, मेरा जी तुमसे अटका है और जिसको तुम चाहते हो वह बेचारी तिलिस्म में फंसी है। अगर उसको किसी तरह की तकलीफ होगी तो तुम्हारा जी दुखी होगा। तुम्हारी खुशी से मुझको भी खुशी है, यह समझकर किताब तुम्हारे हवाले करती हूँ। खुशी से तिलिस्म तोड़ो और चंद्रकांता को छुड़ाओ, मगर मुझको भूल न जाना। तुम्हें उसी की कसम जिसको ज्यादा चाहते हो। इस खत का जवाब लिखकर उसी जगह रख देना जहां से किताब उठाओगे। खत पढ़कर कुमार ने तुरंत जवाब लिखा, इस तिलिस्मी किताब को हाथ में लिए मैंने जिस वक्त तुमको देखा उसी वक्त से तुम्हारे मिलने को जी तरस रहा है। मैं उस दिन अपने को बड़ा भाग्यवान जानूंगा जिस दिन मेरी आंखें दोनों प्रेमियों को देख ठंडी होगी, मगर तुमको तो मेरी सूरत से नफरत है। तुम्हारा वीरेंद्र। जवाब लिखकर कुमार ने उसी जगह पर रख दिया। वे दोनों सवार दूर खड़े दिखाई दिए। कुमार देर तक खड़े राह देखते रहे मगर वे नजदीक न आए। जब कुमार कुछ दूर हट गए तब उनमें से एक ने आकर खत का जवाब उठा लिया और देखते देखते नजरों की ओट हो गया। कुमार भी फतेह सिंह के साथ लश्कर में आए। कुछ रात गए तेज सिंह वगैरह भी वापस आकर कुमार के खेमे में इकट्ठे हुए। तेज सिंह ने कहा, आज भी किसी का पता न लगा। हाँ, कई नकाबपोश सवारों को इधर उधर घूमते देखा। मैंने चाहा कि उनका पता लगाऊं मगर न हो सका क्योंकि वे लोग भी चालाकी से घूमते थे। मगर कल जरूर हम उन लोगों का पता लगा लेंगे। कुमार ने कहा, देखो तुम्हारे किए कुछ न हुआ मगर मैंने कैसी अय्यारी की कि खोई हुई चीज को ढूंढ निकाला। देखो यह तिलिस्मी किताब। यह कह कुमार ने किताब तेज सिंह के आगे रख दी। तेज सिंह ने कहा, आप जो कुछ अय्यारी करेंगे वह तो मालूम ही है, मगर यह बताइए कि किताब कैसे हाथ लगी। जो बात होती है ताज्जुब की। कुमार ने बिल्कुल हाल किताब पाने का कह सुनाया। तब वह फत दिखाई और जो कुछ जवाब लिखा था वह भी कहा। ज्योतिषी जी ने कहा, क्यों न हो, फिर तो बड़े घर की लड़की है। किसी तरह से कुमार को दुख देना पसंद न किया। सिवाय इसके खत पढ़ने से यह भी मालूम होता है कि वह कुमार के पूरे पूरे हाल से वाकिफ है, मगर हम लोग बिल्कुल नहीं जान सकते कि वह है कौन। कुमार ने कहा, इसकी शर्म तो तेज सिंह को होनी चाहिए कि इतने बड़े अय्यार होकर दो चार औरतों का पता नहीं लगा सकते। तेज सिंह पता तो ऐसा लगाएंगे कि आप भी खुश हो जाएंगे, मगर अब किताब मिल गई है तो पहले तिलिस्म के काम से छुट्टी पा लेनी चाहिए। कुमार, तब तक क्या वे सब बैठी रहेंगी? तेज सिंह, क्या अब आपको कुमारी चंद्रकांता की फिक्र ना रही? कुमार, क्यों नहीं, कुमारी की मोहब्बत भी मेरे नस नस में बसी हुई है, मगर तुम भी तो इंसाफ करो कि इसकी मोहब्बत मेरे साथ कैसी सच्ची है। यहाँ तक कि मेरे ही सबब से कुमारी चंद्रकांता को मुझसे भी बढ़कर समझ रखा है। तेज सिंह, हम ये तो नहीं कहते कि उसकी मोहब्बत की तरफ ख्याल न करें, मगर तिलिस्म का भी तो ख्याल होना चाहिए। कुमार, तो ऐसा करो जिसमें दोनों का काम चले। तेज सिंह, ऐसा ही होगा। दिन को तिलिस्म तोड़ने का काम करेंगे, रात को उन लोगों का पता लगाएंगे। आज की रात फिर उसी तरह काटी। सवेरे मामूली कामों से छुट्टी पाकर कुंवर वीरेंद्र सिंह, तेज सिंह और ज्योतिषी जी तिलिस्म में घुसे। तिलिस्मी किताब साथ थी। जैसे जैसे उसमें लिखा हुआ था उसी तरह ये लोग तिलिस्म तोड़ने लगे। तिलिस्मी किताब में पहले ही यह लिखा हुआ था कि तिलिस्म तोड़ने वाले को चाहिए कि जब पहर दिन बाकी रहे तिलिस्म से बाहर हो जाए
और उसके बाद कोई काम तिलिस्म तोड़ने का न करे। तिलिस्मी खंडहर में घुसकर पहले वे उस दालान में गए जहां पत्थर के चबूतरे पर पत्थर ही का आदमी सोया हुआ था। कुमार ने इसी जगह से तिलिस्म तोड़ने में हाथ लगाया। जिस चबूतरे पर पत्थर का आदमी सोया था उसके सिरहाने की तरफ 5 हाथ हटकर कुमार ने अपने हाथ से जमीन खोदी। कश भर खोदने के बाद एक सफेद पत्थर की चट्टान देखी जिसमें उठाने के लिए लोहे की मजबूत कड़ी लगी हुई भी दिखाई पड़ी। कड़ी में हाथ डाल के पत्थर उठाकर बाहर किया। तहखाना मालूम पड़ा जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी थीं। तेज सिंह ने मशाल जला ली। उसी की रोशनी में सब कोई नीचे उतरे। खूब खुलासी कोठरी देखी। कहीं गर्द या कूड़े का नमो निशान नहीं। बीच में संगमरमर पत्थर की खूबसूरत पुतली, एक हाथ में कांटी दूसरे हाथ में हथौड़ी लिए खड़ी थी। कुमार ने उसके हाथ से हथौड़ी कांटी लेकर उसी के बाएं कान में कांटी डाल हथौड़ी से ठोक दी। साथ ही उस पुतली के होंठ हिलने लगे और उसमें से बाजे की सी आवाज आने लगी। मालूम होता था मनो वह पुतली गा रही है। थोड़ी देर तक यही कैफियत रही। यकायक पुतली के बाएं दाहिने दोनों अंगों के 2 टुकड़े हो गए और उसके पेट में से 8 अंगुल का छोटा सा गुलाब का पौधा जिसमें कई फूल भी लगे हुए थे और डाल में एक ताली लटक रही थी निकला। साथ ही इसके एक छोटा सा तांबे का पत्र भी मिला जिस पर कुछ लिखा हुआ था। कुमार ने उसे पढ़ा। इस पेड़ को हमारे यहाँ के वैद्य अजायबदत ने मसाले से बनाया है। इन फूलों से बराबर गुलाब की खुशबू निकलकर दूर दूर तक फैला करेगी। दरबार में रखने के लिए यह एक नायाब पौधा सौगात के तौर पर वैद्य जी ने तुम्हारे वास्ते रखा है। इसको पढ़कर कुमार बहुत खुश हुए और ज्योतिषी जी की तरफ देखकर बोले, ये बहुत अच्छी चीज मुझको मिली। देखिए इस वक्त भी इन फूलों में से कैसी अच्छी खुशबू निकलकर फैल रही है। तेज सिंह, इसमें तो कोई शक नहीं। तेवी सिंह, एक से एक बढ़कर कारीगरी दिखाई पड़ती है। अभी कुमार बात कर रहे थे कि कोठरी के एक तरफ का दरवाजा खुल गया। अंधेरी कोठरी में अभी तक इन लोगों ने कोई दरवाजा या उसका निशान नहीं देखा था, पर इस दरवाजे के खुलने से कोठरी में बखूबी रोशनी पहुंची। मशाल बुझा दी गई और ये लोग उस दरवाजे की राह से बाहर हुए। एक छोटा सा खूबसूरत बाग देखा। यह बाग वही था जिसमें चपला आई थी और जिसका हाल हम दूसरे भाग में लिख चुके हैं। बमूजिब लिखे तिलिस्मी किताब के कुमार ने उस ताली में एक रस्सी बांधी जो पुतली के पेट से निकली थी। रस्सी हाथ में थाम ताली को जमीन में घसीटते हुए कुमार बाग में घूमने लगे। हर एक रविशों और क्वारियों में घूमते हुए एक फव्वारे के पास ताली जमीन से चिपक गई। उसी जगह ये लोग भी ठहर गए। कुमार के कहे मुताबिक सभी ने उस जमीन को खोदना शुरू किया। 2-3 हाथ खोदा था कि ज्योतिषी जी ने कहा, अब पहर भर दिन बाकी रह गया, तिलिस्म से बाहर होना चाहिए। कुमार ने ताली उठा ली और चारों आदमी कोठरी की राह से होते हुए ऊपर चढ़ के उस दालान में पहुंचे जहां चबूतरे पर पत्थर का आदमी सोया था। उसकी सिरहाने की तरफ जमीन खोदकर जो पत्थर की चट्टान निकली थी उसी को उलटकर तहखाने के मुंह पर ढांप दिया। उसके दोनों तरफ उठाने के लिए कड़ी लगी हुई थी और उल्टी तरफ एक ताला भी बना हुआ था। उसी ताली से जो पुतली के पेट से निकली थी यह ताला बंद भी कर दिया। चारों आदमी खंडहर से निकल कुमार के खेमे में आए। थोड़ी देर आराम कर लेने के बाद तेज सिंह, तेवी सिंह और ज्योतिषी जी कुमार से कह के वन कन्या की तोह में जंगल की तरफ रवाना हुए। इस समय दिन अनुमानत 2 घंटे बाकी होगा। ये तीनों अय्यार थोड़ी ही दूर गए होंगे कि एक नकाब पोष जाता हुआ दिखा। देवी सिंह वगैरह पैरों की आड़ दिए उसी के पीछे पीछे रवाना हुए। वह सवार कुछ पश्चिम हटता हुआ सीधे चुनारगढ़ की तरफ जा रहा था। कई दफा रास्ते में रुका, पीछे फिर कर देखा और बढ़ा। सूरज अस्त हो गया। अंधेरी रात ने अपना दखल कर लिया। घना जंगल अंधेरी रात में डरावना मालूम होने लगा। अब ये तीनों अय्यार सूखे पत्तों की आवाज पर जो टापों के पड़ने से होती थी जाने लगे। घंटे भर रात जाते जाते उस जंगल के किनारे पहुंचे। नकाबपोश सवार घोड़े पर से उतर पड़ा। उस जगह बहुत से घोड़े बंधे थे, वहीं पर अपना घोड़ा भी बांध दिया। एक तरफ घास का ढेर लगा हुआ था, उसमें से घास उठाकर घोड़े के आगे रख दी और वहां से पैदल रवाना हुआ। उस नकाबपोश के पीछे पीछे चलते हुए ये तीनों अय्यार पहर रात बीते गंगा किनारे पहुंचे। दूर से जल में 2 रोशनियां दिखाई पड़ी। मालूम होता था जैसे 2 चंद्रमा गंगा जी में उतर आए हैं। सफेद रोशनी जल पर फैल रही थी। जब पास पहुंचे देखा कि एक सजी हुई नाव पर कई खूबसूरत औरतें बैठी हैं। बीच में ऊंची गद्दी पर एक कम से नाजुक औरत जिसका रुआब देखने वालों पर छा रहा है बैठी है। चांद सा चेहरा दूर से चमक रहा है। दोनों तरफ महताब जल रहे हैं। नकाबपोश ने किनारे पहुंचकर जोर से सीटी बजाई। साथ ही उस नाव में से इस तरह सीटी की आवाज आई जैसे किसी ने जवाब दिया हो। उन औरतों में से जो उस नाव पर बैठी थीं 2 औरतें उठ खड़ी हुईं।
तथा नीचे उतर एक डोंगी जो उस नाव के साथ बंधी थी, खोलकर किनारेला नकाबपोश को उस पर चढ़ा ले गई। अब ये तीनों अय्यार आपस में बातें करने लगे। तेज सिंह, वाह, इस नाव पर छूटते हुए दो माताबों के बीच ये औरतें कैसी भली मालूम होती हैं। ज्योतिषी, परियों का अखाड़ा मालूम होता है, चलो तैर करके उनके पास चलें। देवी सिंह, ज्योतिषी जी, कहीं ऐसा न हो कि परियां आपको उड़ा ले जाएं, फिर हमारी मंडली में एक दोस्त कम हो जाएगा। तेज सिंह, मैं जहां तक ख्याल करता हूं यह उन्हीं लोगों की मंडली है जिन्हें कुमार ने देखा था। देवी सिंह, इसमें तो कोई शक नहीं। ज्योतिषी, तो तैर करके चलते क्यों नहीं? तुम तो जल से ऐसा डरते हो जैसे कोई बूढ़ा आफियों नहीं डरता हो। देवी सिंह, फिर तुम्हारे साथ आने से क्या फायदा हुआ? तुम्हारी तो बड़ी तारीफ सुनते थे कि ज्योतिषी जी ऐसे हैं, वैसे हैं, पहिया हैं, चरखे हैं, मगर कुछ नहीं, एक अदनी सी मंडली का पता नहीं लगा सकते। ज्योतिषी, मैं क्या खाक बताऊं, वे लोग तो मुझसे भी ज्यादा उस्ताद मालूम होती हैं। सभी ने अपने अपने नाम ही बदल दिए हैं। असल नाम का पता लगाना चाहते हैं तो अजीबो गरीब नामों का पता लगता है। किसी का नाम वियोगिनी, किसी का नाम योगिनी, किसी का धूतनी, किसी का डाकिनी। भला बताइए, क्या मैं मान लूं कि इन लोगों के यही नाम है? तेज सिंह, तो इन लोगों ने अपना नाम क्यों बदल लिया? ज्योतिषी, हम लोगों को उल्लू बनाने के लिए। देवी सिंह, अच्छा नाम जाने दीजिए, इनके मकाम का पता लगाइए। ज्योतिषी, मकाम के बारे में जब रमल से दरियाफ्त करते हैं तो मालूम होता है कि इन लोगों का मकाम जल में है, तो क्या हम समझ लें कि ये लोग जलवासी अर्थात मछली हैं? तेज सिंह, यह तो ठीक ही है, देखिए जलवासी हैं कि नहीं। ज्योतिषी भाई सुनो, रमल के काम में ये चारों पदार्थ हवा, पानी, मिट्टी और आग हमेशा विघ्न डालते हैं। अगर कोई आदमी ज्योतिषी या रम्माल को छकाना चाहे तो इन चारों के हेर फेर से खूब छकाया जा सकता है। ज्योतिषी बेचारा खाक न कर सके, पोथी पत्र बेकार का बोझ हो जाए। तेज सिंह, यह कैसे? खुलासा बताओ तो कुछ हम लोग भी समझें। वक्त पर काम ही आएगा। ज्योतिषी बता देंगे, इस वक्त जिस काम को आए हो वह करो। चलो तैर कर चलें। तेज सिंह, चलो। ये तीनों अय्यार तैर कर नाव के पास गए। बटुआ अय्यारी का कमर में बांधा कपड़ा लत्ता किनारे रखकर जल में उतर गए, मगर 2-4 हाथ वे होंगे कि पीछे से सीटी की आवाज आई। साथ ही नाव पर जो महताब जल रहे थे बुझ गए, जैसे किसी ने उन्हें जल्दी से जल में फेंक दिया हो। अब बिल्कुल अंधेरा हो गया, नाव नजरों से छिप गई। देवी सिंह ने कहा, लीजिए चलिए तैर करके। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित उपन्यास चंद्रकांता, अध्याय 3। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।